हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट विज्ञान अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उन अवस्थाओं का इस तरह से अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखो, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार और आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं बनी होती है वो सब किससे मिलकर होती हैं, पदार्थ से। और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने चारों ओर अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है जिन्हें पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो महत्वपूर्ण है यहाँ से कि तो भारतीय दार्शनिक ने जो मूलभूत 5 अवस्थाएं उन्हें क्या कहा, पंच तत्व। और ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आगे देखो, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से क्या है, सभी वस्तुएं बनती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय ये यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ने वाले। इस अध्याय में हम सिर्फ भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में हम इसे रासायनिक पहलू या गुणों के बारे में पढ़ने वाले। अभी देखो, पहला पॉइंट है इसमें, पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है कैसा होना चाहिए। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या, कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो, बहुत समय तक पदार्थ की जो प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ क्या है, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बने हुए। देखो, क्रियाकलाप 1, इसमें क्या करना, हमें एक 100 ml का बीकर लें और उस बीकर को क्या करना, जल से आधा भरकर जल के स्तर का निशान लगा दीजिए और फिर क्या करना है, उसके अंदर नमक या शक्कर को डालकर उसे छड़ की सहायता से, उसमें कांच की छड़ से उसे जल में घोलना है और जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ, ये गायब हो गया क्या जल के स्तर में कोई परिवर्तन आया है? तो इन प्रश्नों का देखो, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक एवं शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब देखो, इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक पद्धति के अनुसार जो आयतन का मात्रक होता है वो क्या है, 1 घन मीटर या m³ होता है। और आयतन मापने का साधारण जो मात्रक है उसे लीटर है। और 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर बराबर 100 ml या 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10³ क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब देखो, जैसे इस चित्र में दे रखा है कि जल के अंदर जो नमक जैसे ही मिलाया गया तो उसमें जो पहले तो पेंदे में बैठ गई, फिर जैसे ही उसे कांच की छड़ के साथ मिलाया गया तो वो जो इसमें रिक्त स्थान थे जो जल के बीच में, और उसमें जाके वो मिल गई। अब देखो, अगला देखो, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो देखो, इसके लिए देखो क्रियाकलाप 1.2, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल मिलाकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे फिर 19 ml जो 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुगत करते रहें। और क्या जल अब भी रंगीन है? सबसे पहले क्या करना, हमें उसमें 100 ml जल लेना है, उसमें 10 ml मिलाना है जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट, फिर उसमें से क्या 10 ml लेके उसमें दूसरे जल में क्या करना है, 90 ml में 10 मिला लेना है। फिर ऐसे करके उसमें से 10 ml निकालना, 90 में मिला लेना, फिर उसमें से 10 निकाल के फिर उसमें 90 में मिला लेना है। तो ऐसे करते करते आप क्या देखते हो, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल ने पानी की बहुत अधिक जो मात्रा, जो हमारा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण क्या है, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। अतः एक स्थिति में ये कण और छोटे
भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। अब देखो, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है इसमें, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है इसमें, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो, क्रियाकलाप हमने 1 और 2 से हमने नमक, शक्कर या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गई, और इसी प्रकार जब हम चाय और कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा, अपनी जो कक्षा के किसी भी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है, अपने प्रेक्षण को नोट करना है। फिर देखो, क्रियाकलाप 4 में देखो, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लेने हैं। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीले स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें और अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब देखो, स्याही या की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, और स्याही का रंग पूरे जल के एक समान रूप से फैलाने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। अगला क्रियाकलाप देखो, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट का पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दें और एक और रख दें और हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देते हैं, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर भी बदलती है, क्यों और कैसे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप हम 3, 4 और 5 में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने के से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या, कि 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब आगे देखो, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो, इसके लिए हमें तीसरा पॉइंट देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप 6 देखो, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिसमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें, और दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल अंगुली के सिरे से छूकर एक दूसरे श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अब किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। इसी प्रकार क्रियाकलाप 7 देखो, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब इसी प्रकार एक और क्रिया, एक थाली में जल लेकर उसे अंगुली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है, जल की सतह न कटने का क्या कारण है। तो अब देखो, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे के साथ रखता है। उस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट है कि सभी में जो पदार्थों में क्या है, कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल पाया जाता है, और प्रत्येक जो अवस्था है उसमें जो आकर्षण बल का मान क्या है, अलग अलग होता है। अब इसमें देखो कुछ प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, तो इसमें से कौन कौन से पदार्थ इसमें दे रखे हैं उसमें से है। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो कुर्सी है वो भी पदार्थ है। इसके बाद जो वायु है वो भी क्या है, पदार्थ है। इसके बाद ये ठोस है, ये गैसीय है, और इसके बाद जो बादाम है वो भी क्या है, पदार्थ है। और नींबू पानी ये भी क्या है, पदार्थ है। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न प्रेक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने का महक लेने के लिए आपको क्या उस स्थान के पास जाना पड़ता है। तो दूसरे का हमें पता है कि पदार्थ की जो कण है सदैव क्या गतिशील रहते हैं, तथा तापमान बढ़ने पर क्या कणों की गति तेज हो जाती है, और खाने की गंध क्या है, विसरण विधि द्वारा क्या हम तक पहुँच जाती है। गर्म खाने की जो तापमान अधिक होने के कारण विसरण की दर ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है, अंततः कई मीटर दूर से भी हमें क्या है, गंध हम तक पहुँच जाती है। अगला प्रश्न दे रखा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। देखो, स्विमिंग पूल में जो पानी के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो गोताखोर के द्वारा लगाए गए बल से कम होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, गोताखोर पानी को काट पाता है। अगला प्रश्न देखो, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के गुणों की क्या विषय, पदार्थ के कणों के बीच क्या रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।